विदेश से लौटी बेटी ने जब अपनी माँ के कुत्तों की थाली में खाना खाते देखा तो अपने भाई भाभी के साथ किया ऐसा किया। आज बहुत तेज गर्मी का दिन है, सुलझा देने वाली गर्मी, हर कोई परेशान। जिनकी भी बदचाहवास भी अपने कमरे के दरवाजों में बैठी हुई थी। बिजली गई हुई थी, वैसे भी उसके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वो भी बहुत कम हवा दे रहा था। गर्मी से उसका बुरा हाल था। गर्मी की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से उसका मालकिन मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। अचानक से वो दरवाजे पे बैठी थी से उठी और बाहर आंगन में लगी टंकी के पास आकर बैठ गई और अपने कपड़े निकाल कर वहीं बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। हाँ दीदी, शेर शेम, दादी बाहर ही नहीं नहा रही है, पागल दीदी वॉशरूम में नहाती। 5 साल की शौर्य और 5 साल की दिशा ने अपनी दादी को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंसकर दादी का मजाक बनाने लगी। बच्चों की आवाज सुनकर बहू प्रिया बाहर आई और अपनी सास जानकी जी को देखकर बोली, भगवान, इस बुढ़िया को तो शर्म ही नहीं है, जहाँ मन करता वहीं बैठकर नहा लेती है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बहू बेटा और बच्चे भी हैं घर में, बुढ़िया ने पागल हो गई है और हमें भी पागल करके छोड़ेगी। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो, इसका कोई भरोसा नहीं कि जब किसको कोई नुकसान पहुंचा दे। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बच्चों को अंदर ले गई। उसकी भी बिना कुछ कहे अपने संडे कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब जानकी जी की पड़ोसन मीना जी सो कर उठी तो बाहर आंगन में आए तो उसकी जी को देखकर चौंक गए और जानकी जी आंगन में अपने कुत्ते की थाली खाकर उठाकर खा रही थी। अरे अरे जानकी बहन, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो कुत्ते का खाना है, तुम इसे मत खाओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर दूंगी। मीना जी जानकी जी के हाथ पकड़कर अपने हाथों साथ अंदर ले गए और उनके लिए गर्म गर्म चाय पराठे बनाकर दिए और ठंडे प्यार से उनको खिलाए और खुद भी खाए। जानकी जी खाने को देखकर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से भूखी हो। मीना जी ऐसे खाते देख मन ही मन बोली, भगवान, मेरी तुझसे विनती है कि ऐसे बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। मीना जी जानकी जी को नाश्ता कराकर उनके घर छोड़ आई और उनकी बहू प्रिया को उनका ख्याल रखने के लिए बोलकर आ गई। मीना जी के जाने के बाद बहू प्रिया उनकी सास को धक्का देकर बोली कि पागल बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। पता नहीं कैसे नजर चुराकर बुढ़िया बाहर भाग जाती है, पड़ोसियों के सामने मेरी बेइज्जती कराती। पागल बुढ़िया कहेगी। जानकी जी बेचारी कुछ नहीं बोली, वो तो अपनी खुशबू हार चुकी थी। चाहे उनकी मारो पीटो धक्का दो गालियां दो, वह बेचारी कुछ भी नहीं कहती। जब वो स्वस्थ थी तब तक जालिम बहू ने सपना करने की हिम्मत न की। अब मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर बहू को क्या कह सकती है। प्रिया ने अपनी सास के कमरे को बंद कर दिया और बहू बड़ करती रही कमरे अपने में सोने चली गई। शाम को ऑफिस में जब मनोज आया तो आते ही पति पर बरस पड़ी। क्या समझ रखा है मैंने मुझे? मैं कोई रोबोट मशीन नहीं है, मैं घर की सारा काम करूँ और आप दोनों बच्चों को भी उनको स्कूल भेज, फिर उनका होमवर्क कराऊं और उनकी पागल माँ को संभालूं। उनको स्कूल भेजकर उनका होमवर्क कराऊं और उनकी पागल माँ को भी संभालूं। वो गुस्से में एक सांस में बात सब बोलती। चलो जी, जा रही हूँ। जब बुढ़िया भली चंगी थी तब मुझे बेड पे पैर उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जब ये बुढ़िया पागल हुई है तो सारे घर में जिम्मेदारी मेरे सर पर आ पड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि यह पागल बुढ़िया हमारे किसी काम की नहीं रही। इसके घर में रहने से मेरा काम ही बिगड़ता है। आप तो सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को लौटते हो, लेकिन मुझे सारे दिन इस बुढ़िया की चौकीदारी करनी पड़ती है। आप इसे पागल खाने में क्यों नहीं भर्ती करवा देते? मुझे भी चैन की सांस मिल जाएगी। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे या मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। इसमें पहले तो मनोज कुछ कहता, तभी पड़ोस का एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, मनोज चाय पिया चाची, बाहर चलिए, देखिए दादी की माँ बाहर क्या कर रही है। बच्चों की बात सुन मनोज और प्रिया दोनों बाहर भागे तो देखा कि घर के बाहर जो कपड़े इस्त्री करने वाले भैया थे, जानकी जी ने उस बेचारी के इसी के सारे कपड़े सड़क पर फेंक दिया और हंस हंस कर खूब तालियां बजा रही थी और इमरी वाले भैया बेचारे अपने कपड़े समेट लिए हुए थे। मनोज और प्रिया अपनी माँ को खींचकर अंदर ले आते हैं। मनोज अपनी माँ का हाथ उठाते उठाते रुक जाता है और फिर दांत चीख कर प्रिया से कहता है कि प्रिया, तुमने तो इसको घर के कमरे में बंद कर दिया था, तो बाहर कैसे निकली? प्रिया बोली, जी हाँ जी, मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया था, न जाने कैसे बाहर आ गई। तुम सही कहती हो, इसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पागल का सच कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर दे। तुम सही कहती थी।
ऐसे पागल खाने में छोड़कर आना पड़ेगा, वरना ये हमें भी पागल कर देगी। अपने साथ साथ अपनी उनकी जो कोने में सहमी से खड़ी रही। मनोज बोला, तुम फिक्र मत करो प्रिया, बस मेरी छुट्टी होने का इंतजार करो। जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं मेंटल हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से करता हूँ और उनसे भी भर्ती करा कर छुटकारा लेंगे। जानकी एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। घर में उसके राजकुमारी जैसे लाड प्यार थे। बचपन से ही उसके हर सीखने का बड़ा शौक था। बेटी की बुद्धिमान और शौक देखते हुए उसके माता पिता ने उसे सारे हुनर सिखाए थे, क्योंकि कमी न छोड़ी। विवाह के लायक होने तक जानकारी जी हार में माहिर हो चुकी थी, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, खाना पकाना या किसी के प्रकार की पेंटिंग बनाना हो। हर काम बड़ी सफाई से किया करती थी। किंतु कम उम्र में उनका विवाह गौरव जी से कर दिया। वह कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। गौरव जी अमीर नहीं थे, परंतु बड़े इज्जत व्यक्ति थे। उसकी सज्जनता से मोहित होकर उनकी जानकी जी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया था। गौरव जी की कमाई में खर्च मुश्किल से पूरा होता था, लेकिन उनकी जानकी जी ने अपने सूझबूझ और हुनर के से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अपने दोनों बच्चे, बड़ी बेटी और छोटे बेटे मनोज को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए थे। उनकी सूझबूझ और हुनर के कभी स्वादिष्ट अचार पापड़ बनाकर बेचे, तो कभी चादरों पर विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियां वाली कढ़ाई करके बेची। कभी मोहल्ले की औरतें ने एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले ब्लाउज और सूट सिलाने, तो कभी जाड़ों में स्वेटर बनाकर बेचे। जानकी जी के हुनर के खर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जानकी जी एक अच्छी पति और माँ के साथ साथ अच्छी बहू भी थी। उनके सास ससुर खूब सेवा करती थी। दोनों पति पत्नी अपने सूझबूझ, अपने हुनर और प्यार के से घर को संवार रहे थे। अचानक लीवर कैंसर के गौरव जी ऐसा घेरा कि फिर से बिस्तर से उठ ना पाए। काफी इलाज कराने के बाद भी अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर चले बसे। पति की मौत के बाद उन जानकी जी को ऐसा सदमा लगा कि वह बीमार सी रहने लगी। मनोज उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और सारे चेकअप करवाए, परंतु सारे टेस्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई ऐसा सदमा लगा जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब माँ जी के खाने पीने का भांति भांति ख्याल रखे और इसे खुश रखने की कोशिश करे, जाने आपकी जिंदगी की तरफ लौट जाएगी। गौरव जी के गुजर जाने के बाद तो जानकी जी ने और ज्यादा मेहनत की। बेटी रिंकी की शादी तो गौरव जी ने अपने जीवन में ही कर दी थी, परंतु मनोज तब तक पढ़ ही रहा था। जिनकी शादी के 5 साल अमेरिका से सेटल हो गई, जहां पर बहनों और उसके पति रोहित ने दोनों की जॉब किया करते थे। इसलिए रिंकी माँ से बात करने का भी कम ही समय निकल पाती। फिर जानकी जी को सुनाई कुछ कम ही देने था, इसलिए रिंकी अपने भाई से ही फोन पर माँ की तबीयत मालूम कर लेती। मनोज की जिम्मेदारी अभी जानकी जी के कंधों पर बाकी थी, इसलिए खुद को किसी तरह से संभालना और वापस जिंदगी की तरफ लौट आई। मनोज अब पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मनोज का विवाह कराकर एक प्यारी बहू घर लाए। बहू के आने से घर के रौनक होगी, साथ ही साथ घर में काम भी मेरा हाथ बटाएगी, तो मैं भी अपने घर के 70 काम संभाल लूंगी। लेकिन जानकी जी को क्या पता था कि प्रिया के रूप में दुल्हन नहीं, अपने घर में नागिन लेकर आ रही है, जो उसको डस कर डकार भी नहीं लेगी। अभी तो पति की मौत का जख्म भी नहीं भरे थे, अभी गौरव जी का सदमा उसके दिल और दिमाग से निकल ही नहीं था। ऊपर से वह उसके बहू के व्यवहार ने उसके फिर से उसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया। घर की जिम्मेदारी उसकी जीने न जाने कब से संभाली हुई थी, परंतु प्रिया बात बात पर उनको टॉर्चर करती थी, उसके बर्दाश्त से बाहर था। एक दिन जानकी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बहू चिल्लाकर बोली, बुढ़िया, अरे कहाँ मर गई, जरा मेरे लिए गिलास पानी लेकर तो आना। जानकी जी ने कहा, अभी आई। जानकी जी बहू के लिए जल्दी जल्दी पानी लेकर आती है, तो बहू पानी पीने को बजाय फेंक देती है और कह दिया, बुढ़िया इस गिलास में पानी नहीं लाने वाले, गिलास से लेकर आ। जानकी जी दोबारा नए वाले गिलास में ही पानी लेकर आई, तो प्रिया ने फिर से पानी फेंक दिया और बोली, बुढ़िया नॉर्मल नहीं है, मुझे पानी ठंडा चाहिए, जो दोबारा लेकर आ। जानकी जी बहू के कहे मुताबिक फिर से पानी लेकर आए, तो बहू इस बार पानी का गिलास जानकी जी के मुंह पर ही फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ओ बुढ़िया, पूरा गिलास नहीं बोला था, सिर्फ आधा गिलास बोला था। जानकी जी ने बहू को आधा गिलास पानी लाकर दिया, तब जाकर बहू ने पानी पिया। इस तरह का बर्ताव जानकी जी के साथ किया थी। एक बार जानकी जी
सोकर उठी तो कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपना सुंदर चेहरा आईने में देखा तो चिल्ला पड़ी, क्योंकि प्रिया ने उनके लंबे घने बाल काट डाले। जानकी जी रोते रोते हलकान हो गई। भगवान, मेरे इतने लंबे बाल काट डाले। रोते रोते उन्हें अपने लंबे बाल याद आ रहे थे। इसी तरह प्रिया ने कई बार अपनी सास की नई नई साड़ी भी कैंची से कुतर डाली। तभी भी जानकी जी बहुत रोई। प्रिया जानबूझकर कभी उनकी जानकी जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती तो कभी उनके बाथरूम में लॉक कर देती। जब जानकी जी वॉशरूम में काफी देर चिल्लाते चिल्लाते थक जाती तक काफी देर बाद जाकर बाथरूम का लॉक खोलती। वह बाथरूम में बदवास से निकलती। मनोज ने तो प्रिया के हाथों में कठपुतली बन चुका था। वह उन सारी बातें और पीड़ा को भूल चुका था जो उसकी माँ ने सिर्फ और सिर्फ उसके खाते सही थी। उधर प्रिया की हरकतों की वजह से जानकी जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो गौरव जी को मौत के वक्त ही कहा था कि जानकी जी को हर तरह की टेंशन से दूर रखना, लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी चीज है। या प्रिया के रूप में टेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ उन टूट पड़ा था। उधर किसी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। पूरे दिन 3 साल बाद अपनी माँ को देखने वाली थी। उसने इंडिया आने के लिए काफी दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी माँ के लिए उनके उपहार खरीदकर जब भी वक्त मिलता उसकी पैकिंग में लग जाती। अरे ये तो मैं भूल ही जाती, मेरा दिमाग भी न जाने कैसा हो गया है। रिंकी हड़बड़ाहट में पैकिंग करते हुए बोली। हाँ रिंकी, तुम्हारा दिमाग अब पहले वाला नहीं रहा जो एक बार में ही सब याद आ जाता है। देखो देखते तुमने भी यहाँ नहीं रखा, मैं लाया हूँ। रिंकी अपने पति रोहन से ड्राई फ्रूट के पैकेट से पकड़ाते हुए कहा। मैं हाँ मम्मी, ये भी नहीं किया। रिंकी के बेटे जय ने अपनी नानी के रिंग देते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा सुनो जी, हमारी सब पैकिंग हो गई है। आप फिर भी एक बार घर में नजर मार लेना, कुछ रहा तो नहीं। ठीक है रिंकी, में मैं देख लूंगा। इस तरह उनकी इंडिया आने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अब फिर अगले दिन सभी इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंच गए। असली अपनी धरती पर पैर रखते ही दिल बाग बाग हो रहा था। अपनी आंखों को पूरे 3 साल बाद अपना वतन देख रहे थे तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एयरपोर्ट से घर आने तक रिंकी को सफर के दौरान एक औरत और मिल गई, जिसे रिंकी ने सब बातें बताते कि 3 साल बाद इंडिया अपने देश घर आ रही है और अपनी माँ की सारी बातें सारे हुनर बता डाले। आंटी जी, मेरी माँ ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर मुझे गर्व है अपनी माँ पर। कोई ऐसा काम नहीं है जो फिर ना आता हो, हर काम को परफेक्ट है मेरी मम्मी। रिंकी ने बड़ा इतराते हुए कहा। हाँ बेटी, होगा ही, तुम्हारी बहुत हुनर वाली पहली औरत है जो बहुत माहिर होती है हर काम में। लेकिन तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी है, ये तो देखकर तुम्हें बातें करके ही पता चल चुका है। रिंकी अपनी माँ की तारीफ सुनकर चहक उठी। बातों बातों में सफर का पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। अब आंटी जी को अलविदा कहते का वक्त आ गया है। आंटी जी, कभी घर आना तो माँ से मिलने। हाँ बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। आंटी है ठीक है, चलती हूँ। ठीक है आंटी, जय, बाय बाय। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर थोड़ी दूर पर ही था। रिंकी को धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वो सभी घर के बाहर पहुंचे तो देखते देखते ही घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने अपने घर से बाहर इकट्ठा देखी तो रिंकी घबरा गई। वहां गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी तो लोगों ने कुछ कहा सुनी चल रही थी। उसने जानने की कोशिश की तो पर कुछ पता चल ही नहीं पाया। बस लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। उनका दिल बैठा जा रहा था। अंदर घुसी तो नजारा देखकर उसके पैर तले जमीन से खिसक गए। उसने फटी रह गई। पीछे से रोहन और जय आए तो उनकी भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि अपनी माँ के जंजीरों से बंधा हुआ है। बिखरे बाल, बड़े नाखून, सूखे होठ, काली त्वचा, फटे कपड़े, नंगे पैर, हालत बेहाल। उनकी माँ सिर झुकाए जंजीरों में बंधी बैठी थी। रिंकी की आंखों के आगे अपनी माँ की तस्वीर उतरने लगी। ये उसकी माँ, वही माँ है जो विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरी माँ जिसे जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमागदार माँ जो हर काम चुटकी बजाकर कर दिया करती थी। वह माँ जिसने हमें परवरिश दी। ये सब सोचते हुए कि उसकी माँ की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर माँ के पास पैर गई और वो सबसे पहले अपनी माँ को के जंजीरे से पकड़कर आजाद किया और फिर माँ का हाथ पकड़ा तो माँ डर गई। माँ, मैं हूँ रिंकी, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी रिंकी। माँ ने गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी। माँ, क्योंकि माँ एक ऐसी प्राणी है जो पागल हो जाए
तब भी अपनी औलाद को नहीं बोलती। उन्होंने बहुत गौर से रिंकी को देखा और बोली, रिंकी मेरी रिंकी है क्या? हाँ माँ, आपकी रिंकी। इतना सुनकर बिलक बिलक के रोने लगी। रिंकी ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। एक तरफ खड़े प्रिया ये सब नजारा देख रहे थे। रोहन और जय माँ के पास आकर बैठ गए। हिम्मत की यह क्या खेल खेलती है? 3 साल माँ बाप बेटी का मिलन हुआ तो कैसे? फिर रिंकी ने अपनी भाभी प्रिया से पूछा, भाभी ये सब क्या है और ये सब कैसे? माँ तो भली चंगी थी, तो माँ ऐसी हालत क्यों, और माँ को ऐसा हालत में क्यों रखा हुआ है? रिंकी ने कई सवालों का साथ एक किए। रिंकी के सवालों से प्रिया के चेहरे की हवाई उड़ गई कि रिंकी अपनी माँ की तरफ दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया और खड़े होकर भाभी के पास आई और उसने फिर से वही सवाल दोहराया तो प्रिया एकदम सकसका गई और बोली, माँ जी पागल हो गई इसलिए बांधा है, उन्होंने सब इसको परेशान करती हैं। इतना सुनते ही रिंकी ने इन्हें खींच कर एक चाटा गाल पे जड़ दिया। प्रिया जल्लाई उठी, मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हारी माँ ने मेरा ही जीना हराम कर रखा है, पागल खाने जाएगी तुम्हारी माँ। रिंकी ने अपने पैर से चप्पल निकाल कर प्रिया को बजा डाली। प्रिया चिल्लाते हुए अपने कमरे में जा घुसी, दरवाजा बंद कर लिया। तभी वहां रिंकी का भाई मनोज आ गया। रिंकी को देखकर घबरा गया। रिंकी ने मनोज से भी वही सवाल किया तो वही यही जवाब देने लगा। रिंकी ने खींचकर मनोज को चाटा जड़ दिया। वह गाल पर हाथ रखते तरफ खड़ा हो गया और कहने लगा, हम क्या करें? अब जब माँ पागल हो गई तो परेशान करती है, अब पागल खाने तो भेजना ही पड़ेगा। मेरी बात हो गई है, कल पागल खाने जाएगी माँ, तुम नहीं, तुम लोग जाओगे पागल खाने। तुम्हारे ऊपर मेंटल हॉरेसमेंट का केस करूंगी, तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। तुम्हारी माँ की क्या हालत बना कर रखी, तुम पापी लोगों ने, एक माँ तक संभाली नहीं गई तुमसे, अब देखना तुम्हारा क्या करती हो। मैं इतना बोल रिंकी अपनी माँ को उठाकर कमरे में ले गई और रोहन ने खाना ऑर्डर कर दिया। रिंकी ने अपनी माँ के बालों में तेल लगाकर मालिश की। उनके लिए जो कपड़े लेकर आए थे वो निकाले और माँ को कपड़े पहनाए। अब तक खाना भी आ गया। उसने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया, उसका मुंह साफ किया। तब तक बाल भी सूख गए। बाल बांधे और माँ के पहले की तरह दिखने लगे। अपनी माँ को तैयार करते करते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी वहां पड़ोसन भी आ गई, पति और बच्चे संग। रिंकी को देख बहुत खुश हुई और जानकी जी पर नाराज नजर पड़ती तो देखती रह गई और बोली, कितनी सुंदर दिख रही है, जैसे पहले ही कभी दिखती थी। आज बेटी आने से जानकी जी लग रही है, नहीं तो उसे देख मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन आंटी जी, माँ के साथ क्या हो गया? उन्होंने माँ के साथ क्या किया जो माँ पागल कर दिया? रिंकी ने बहुत गहराई से पूछा, बेटा क्या बताऊं, जब से प्रिया इस घर से आई है घर में नरक बना डाला है। जानकी ने इस घर को स्वर्ग बना रखा था, इस डायन ने घर को बर्बाद कर डाला। जानकी को पागल करके उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसने ही सारे काम करती और पति के आगे ऐसा दिखती कि वह खुद ही करती और तो उसे आते ही जाते छोड़ती थी। उसके चोटी काट दी। ये झाड़ू लगाती तो पीछे से कहीं छिपकली गिरा देती। दरवाजा बार बार खोल बंद कर चू चू की आवाज करती। ऐसी हरकतें करती जैसे उसके दिमाग पर असर पड़ गया। यह बात सुन रिंकी के अंदर और गुस्सा भर गया। उसने दोनों पर मेंटल हॉरेसमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने माफी भी मांगी लेकिन रिंकी ने उन्हें माफ नहीं किया और उन्हें अपने किए पर परिणाम भुगतान पड़ा। रिंकी अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गई और वहाँ अच्छे से इलाज कराया, जिसे प्रतिदिन उसका सेहत में काफी सुधार आने लगा। वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी। एक दिन बिल्कुल सही हो गई। रिंकी अपनी माँ की सेवा की कोई कमी नहीं करती और रोहन जय जी भी उसकी सेवा में आगे पीछे रहते और उनके प्यार देखभाल मान सम्मान में जानकी जी जल्दी से ठीक हो गई और बेटी दामाद और नाती के साथ खुश जीवन में मजा लेने लगी। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।